हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। समता एवं पूर्वाधिकार अंशों में अंतर। समता एवं पूर्वाधिकार अंशों में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, लाभांश का अधिकार। पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है, जबकि समता अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के बाद बचे हुए लाभ में से लाभांश पाने का अधिकार होता है। नंबर 2, पूंजी वापस पाने का अधिकार। पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के समापन की दशा में पूंजी प्राप्त करने की प्राथमिकता होती है, जबकि समता अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी भुगतान के बाद बची हुई राशि को प्राप्त करने का अधिकार होता है। नंबर 3, लाभांश की दर। पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूर्व निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, जबकि समता अंशधारियों को लाभ के अनुरूप लाभांश दिया जाता, जिसकी घोषणा संचालक मंडल द्वारा की जाती है। नंबर 4, विभिन्न वर्ग। पूर्वाधिकार अंश विभिन्न प्रकार जैसे संचयी, असंचयी, शोध्य एवं अशोध्य आदि होते हैं, जबकि समता या साधारण अंश केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 5, मताधिकार। पूर्वाधिकार अंशधारियों को केवल उन्हीं मामलों में मत देने का अधिकार होता है जो उनके हितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि समता अंशधारियों को कंपनी की व्यापक सभा में सभी मामलों पर अपना मत देने का अधिकार होता है। नंबर 6, शोधन। पूर्वाधिकार अंशों को अंतर्नियमों की व्यवस्था के अनुसार और वर्तमान में संशोधित कंपनी अधिनियम के अनुसार निर्गमन की तिथि के 20 वर्षों में शोधन करना अनिवार्य है, जबकि समता अंशों का शोधन कंपनी अपने जीवन काल में नहीं कर सकती। नंबर 7, क्रय करने का उद्देश्य। पूर्वाधिकार अंशों को क्रय करने का उद्देश्य निश्चित लाभांश या आय प्राप्त करना है, जबकि समता अंशों को क्रय करने का उद्देश्य लाभांश के साथ साथ उसके बाजार मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से लाभ अर्जित करना भी होता है। नंबर 8, आवश्यकता। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करना कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि समता अंशों का निर्गमन करना एक अंश पूंजी वाली कंपनी के लिए आवश्यक है। नंबर 9, बकाया लाभांश। समता अंशों पर जिस वर्ष लाभांश लाभ न होने या कम होने के कारण नहीं दिया जाता, उस बकाया लाभांश को समता अंशधारी आगे प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि संचय पूर्वाधिकार अंशों का बकाया लाभांश अंशधारियों को प्राप्त करने का अधिकार होता है। नंबर 10, बाजार मूल्य। समता अंशों पर लाभांश दर में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसके बाजार मूल्य में परिवर्तन होता रहता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों पर पूर्व निश्चित दर से लाभांश मिलता है, अतः उसका बाजार मूल्य लगभग स्थिर रहता है। नंबर 11, जोखिम। समता अंशों में जोखिम अधिक है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों में जोखिम नगण्य होती है। अब आता है स्टॉक यानी कि स्कंद। पहले इसका अर्थ बताएंगे, फिर इसकी परिभाषा है। कंपनी द्वारा निर्गमित अंश जब पूर्णतः चुकता हो जाते हैं, तो यदि कंपनी के अंतर्नियम ऐसा करने की आज्ञा देते हैं, तो कंपनी इन पूर्णदत्त अंशों को स्कंद में परिवर्तित कर सकती है। इस प्रकार स्कंद से आशय पूर्णदत्त चुकता अंशों के कुल योग से है, जिसे किसी भी मूल्य के छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित किया जा सकता है, ताकि उनकी किसी भी राशि को हस्तांतरित किया जा सके। किंतु कंपनी मूल रूप से स्कंद निर्गमित करने का अधिकार नहीं रखती। स्कंद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। पहले हैं अकॉर्डिंग टू जेसी वेहल। सुनिए, स्टॉक इज द एग्रीगेट of fully paid up
shares legally consolidated portions of the consolidated amount split into fractions of any original nominal value of shares and represented by certificates are called stock certificates। इनकी अब इसको हिंदी में सुनिए। जे.सी. बहल के शब्दों में स्कंद पूर्णदत्त अंशों का संकलित स्वरूप है। स्कंद प्रमाण पत्र इस स्कंद के किसी भाग के लिए निर्गमित प्रमाण पत्र है जो मूल अंशधारिता के प्रमाण के रूप में निर्गमित किया है। नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू एम के घोष, इसमें सुनिए। स्टॉक इज द एग्रीगेट ऑफ fully paid up shares legally consolidated and portion of which aggregate may be transferred or split up into fractions of any amount without regard to the original nominal amount of shares। इसको हिंदी में सुनिए। एम के घोष के अनुसार स्कंद वैध रूप से एकत्र किए गए अंशों का योग है और उसके भागों को अंशों की मूल अंकित धनराशि को ध्यान में रखे बिना किसी भी धनराशि के टुकड़ों में हस्तांतरित किया जा सकता है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि स्कंद से आशय कंपनी की पूर्णदत्त अंशों की सम्मिलित राशि से है जिसका निर्गमन वैधानिक रूप से किया गया है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक, स्कंद की विशेषताएं। स्कंद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, सुनिए। कंपनी केवल पूर्णदत्त अंशों को ही स्कंद में परिवर्तित कर सकती है। कंपनी मूल रूप से प्रारंभ में स्कंद निर्गमित नहीं कर सकती। अंशों को स्कंद में परिवर्तित करने के लिए अंतर्नियमों द्वारा अधिकार प्राप्त हो। स्कंद पर क्रम संख्या डालने की आवश्यकता नहीं होती। इसे समान भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसे किसी भी राशि के टुकड़ों में विभक्त किया जा सकता है। स्कंद में परिवर्तित अंशों को पुनः अंशों में परिवर्तित भी किया जा सकता है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, अंश व स्कंद में अंतर। नंबर 1 लिखिए, निर्गमन। कंपनी समामेलन के पश्चात ही अंशों को निर्गमित कर सकती है, जबकि स्कंद का निर्गमन अंशों के पूर्णदत्त होने व अंतर्नियमों द्वारा स्वीकृति होने पर ही होता है। नंबर 2, अंकित मूल्य। अंश का एक निश्चित अंकित मूल्य होता है जबकि स्कंद का निश्चित अंकित मूल्य नहीं होता। नंबर 3, पूर्णदत्त होना। अंश का सदैव पूर्णदत्त होना आवश्यक नहीं है, जबकि स्कंद का पूर्णदत्त होना अनिवार्य है। नंबर 4, हस्तांतरण। अंश का संपूर्ण हस्तांतरण होता है, किसी भाग का नहीं, जबकि स्कंद के एक भाग का भी हस्तांतरण किया जा सकता है। नंबर 5, क्रम संख्या। प्रत्येक अंश पर एक क्रम संख्या अंकित होती है, जबकि स्कंद पर ऐसी कोई क्रम संख्या अंकित नहीं होती। नंबर 6, विभाजन। अंशों का विभाजन पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता, जबकि स्कंद को विभाजित या पुनः विभाजित किया जा सकता है। नंबर 7, निर्गमन का अधिकार। अंशों के निर्गमन का अधिकार कंपनी के पार्षद सीमा नियम से प्राप्त होता है, जबकि स्कंद का निर्गमन का अधिकार अंतर्नियमों द्वारा प्रदत्त किया जाता है। नंबर 8 है, किन कंपनियों द्वारा निर्गमन। अंशों का निर्गमन सार्वजनिक और निजी कंपनी द्वारा किया जाता है, जबकि स्कंद का निर्गमन केवल अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी द्वारा किया जाता है। नंबर 9, सदस्यता। अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है तथा अंश प्रमाण पत्र इस अधिकार का प्रमाण होता है, जबकि स्कंद धारक कंपनी का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे लाभ, लाभांश तथा संपत्ति के कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 10, रजिस्ट्रेशन। अंशों के
हस्तांतरण की कंपनी में रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है, जबकि स्कंद के हस्तांतरण की कंपनी में रजिस्ट्री कराना अनिवार्य नहीं है। नंबर 11 संख्या। अंशों की संख्या अधिक होती है, जबकि स्कंदों की संख्या बहुत कम होती है। नंबर 12 पृथक रजिस्टर। अंशों के धारकों के लिए सदस्यों का पृथक रजिस्टर रखना पड़ता है, जबकि स्कंद के धारकों को पृथक रजिस्टर नहीं रखना पड़ता। अंशधारियों के रजिस्टर में ही स्कंद की प्रविष्टि कर दी जाती है। नंबर 13 उद्देश्य। अंशों के निर्गमन का उद्देश्य पूंजी प्राप्त करना होता है, जबकि स्कंद का उद्देश्य लेन देन में सुविधा प्राप्त करना है। अब आता है प्रारंभिक व्यय यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसको सुनिए। जब किसी कंपनी को स्थापित किया जाता है तो उसकी स्थापना के समय जो व्यय किए जाते हैं उनका योग प्रारंभिक व्यय कहलाता है। अन्य शब्दों में कंपनी की स्थापना के समय किए जाने वाले व्यय प्रारंभिक व्यय होते हैं। प्रारंभिक व्ययों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। कंपनी के पंजीयन के लिए विभिन्न प्रलेखों को तैयार करवाने तथा आवश्यक फॉर्म व प्रपत्रों को छपवाने के व्यय। इन प्रपत्रों पर लगाई जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन फीस आदि। अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी। प्रविवरण को तैयार करवाने तथा छपवाने पर किए जाने वाले व्यय। अभिगोपकों को दे कमीशन, दलाली व व्यय आदि। कंपनी की प्रारंभिक पुस्तकों तथा सार मुद्रा की लागत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।